नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिजनेस एंड फाइनेंशियल अपडेट्स में। यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ दुनिया भर की सारी ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें जो आपको फाइनेंशियली इम्पैक्ट करेंगी। मतलब कि आपके सैलरी या बिजनेस ग्रोथ पे फ़र्क पड़ सकता है, आपके पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स पे फ़र्क पड़ सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हम एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे। तो अगर ऐसी वीडियोज़ आपको पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। 10 से 15 मिनट का समय होगा, सो ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से और ये है अमेज़न के बारे में। अमेज़न अब 300 डार्क स्टोर्स ओपन करने वाला है बाय द ईयर एंड। सो यहाँ पे ब्लिंकिट और ज़ेप्टो एंड इंस्टामार्ट जैसे जो कैश बर्न करने वाली कंपनीज़ हैं, उनको अब और कैश की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अमेज़न अब स्पेस में आ रहा है। एंड अमेज़न नाउ इन्होंने इसका नाम रखा है, जो क्विक कॉमर्स आर्म होगा ई-कॉमर्स जायंट अमेज़न का। एंड इनका कहना है कि ये एक्सेलरेट कर रहे हैं अपने इंस्टेंट डिलीवरी सर्विसेज को और टारगेट कर रहे हैं कि ये ओपन करे 2 नए डार्क स्टोर्स हर रोज़, एवरी डे। सो आप किस स्केल पे ऑलरेडी अमेज़न काम करता है आप देख सकते हो। एंड अ टोटल ऑफ 300 नए स्टोर्स सेटअप किए जाएँगे बेंगलुरु में, दिल्ली में एंड मुंबई में, जो सिटीज़ हैं जहाँ पे इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर एक्सपेंशन प्लान्स की बात करें, तो इनके कंट्री मैनेजर का कहना है कि दे आर एक्साइटेड टू सी कस्टमर रिस्पॉन्स। अमेज़न नाउ पे बहुत अच्छा है। ऑलरेडी ये पायलट प्रोजेक्ट्स चल रहा है कई जगहों पे एंड इनका जो गोल है वो 300 माइक्रो फुलफिलमेंट सेंटर्स का है एट द ईयर एंड दे आर नॉट स्लोइंग डाउन। सो इससे मुझे लगता है कि ज़ोमैटो एंड स्विगी और ज़ेप्टो जैसी कंपनीज़ के फ्यूचर पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। स्पेसिफिकली मार्जिन्स की अगर बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पे मार्जिन्स नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा। सो वी हैव टू सी कि किस तरीके से ये यहाँ पे काम कर पाते हैं, आगे किस तरीके से प्लान कर पाते हैं। क्या फंड रेज़िंग करना होगा आगे ज़ोमैटो को एंड स्विगी को एंड ज़ेप्टो को, या आगे किस तरीके से ये अपने कस्टमर्स को स्टिक करके रखेंगे जिन्हें बहुत डिस्काउंटेड प्रोडक्ट्स अमेज़न पे मिलेंगे। मारुति सुजुकी बहुत ही मैं कहूँगा इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, अगर आप ट्रैक कर रहे हो, और ये है कैफ़े नॉर्म्स से रिलेटेड, ठीक है? कैफ़े नॉर्म्स ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड मारुति कह रहा है कि वो शायद छोटी गाड़ियाँ बनाना ही बंद कर दे। येस, मारुति जो देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है, उनका कहना है कि हो सकता है वो अपनी कार्स, छोटी कार्स को बनाना ही बंद कर दे अगर उनको अनजस्टली टारगेट किया जाएगा तो। अब यहाँ पे बातचीत चल रही है कि जो वो कार्स जिनका 909 किलो से वज़न कम है, उन्हें ये डिसकंटिन्यू कर देंगे अगर जो CO2 के जो एमिशन नॉर्म्स हैं, यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई किए गए, जिस तरीके से अप्लाई किए जाने हैं। और इनका कहना है ये नॉर्म्स बिल्कुल अनसाइंटिफिक हैं एंड अनजस्ट हैं। कैफ़े मतलब कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी फ्रेमवर्क। ये सेट करता है कि आपकी गाड़ी कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकती है एंड टारगेट सेट करता है कि आप इतना कर सकते हो ग्राम पर किलोमीटर। कितना ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आप प्रोड्यूस किया आपने 1 किलोमीटर चलने पे। अब यहाँ पे अगर आप नहीं कर पाए या फिर आपने जो टारगेट्स हैं अचीव नहीं किया उसे, तो आप क्या होगा, आपके ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जाएँगी और ये लगाएगा कौन? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो पेनल्टीज़ लगेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बेनिफिट है 3 ग्राम पर किलोमीटर का फॉर कार वेइंग लेस देन 909 केजी, ये बहुत ही स्मॉल नंबर है। और जो इंसेंटिव्स हैं दूसरे सेगमेंट को, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, कैफे 3 में, बेस्ड ऑन सो मेनी कंसिडरेशंस, वो बहुत ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में। तो ये एक मिनिस्क्यूल बेनिफिट है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी जो हम आपसे माँग रहे हैं। अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप एक 18 ग्राम का रिलैक्सेशन देता है छोटी गाड़ियों को, तो यहाँ पे कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप इतना इंडिया में भी थोड़ा बहुत दे पाओ। और रिस्क ये है कि अगर जो टारगेट्स हैं वो अनसाइंटिफिक हो गए या ऐसे टारगेट दे दिए जो अचीव ही नहीं हो सकते, जस्ट कैफे 3 रेगुलेशन को मीट करने के लिए, तो एक स्मॉल कार जो बहुत लो एब्सोल्यूट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, उसे तो हमें बंद करना पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे टारगेट्स को आपको रियलिस्टिक बनाना पड़ेगा। टफ रहें लेकिन रियलिस्टिक तो रहें, तभी तो हम फॉलो कर पाएँगे, नहीं तो ये ग्लोबली अचीवेबल होगा ही नहीं। तो इनका जो एलिगेशन आ रहा है, वो आ रहा है दूसरी कंपनी से, काफ़ी सारी, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, कि जो वेट बेस्ड एग्जम्पशन है ना, कि आपको कोई रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत नहीं है उस कार को जो वो बहुत हल्की कार्स बना रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल। वो एग्जम्पशन अगर आप दोगे, तो ये इंडिया के ग्रेजुअल मूवमेंट के अगेंस्ट जाएगा। अब कुछ दूसरी कंपनीज़ क्या कह रही हैं, आप ये सुनिए। महिंद्रा और टाटा जैसी कंपनी कह रही हैं कि आप कह रहे हो कि अच्छा 900 किलो से कम वाली जो कार्स हैं, उनको एग्जम्पशन मिल जाना चाहिए। लेकिन अगर एग्जम्पशन दे दिया, तो हम लोग भी फिर 900 किलो वाली कार बनाएँगे। और दिक्कत ये है कि आप चाहते हो कि इंडिया में एक्सीडेंट वाले डेथ कम हो, अच्छे आगे फ्रीवेज़, हाईवेज़, ये सारी चीज़ें बनेंगी, तो गाड़ियाँ भी ज़्यादा तेज़ चलेंगी। तो यहाँ पे सेफ गाड़ी भी तो बनाना ज़रूरी है। तो हमें सेफ गाड़ी को डिच करके हल्की गाड़ियाँ बनानी पड़ेंगी, ताकि हम ये जो नॉर्म्स हैं, ये हम अचीव कर पाएँ और हमें रिलैक्सेशन भी मिले, क्योंकि मारुति को भी रिलैक्सेशन मिलेगा। और छोटी गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी इंडिया में बची बहुत कम है, मारुति ही डोमिनेट करती है वहाँ पे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे दोनों साइड से
आपको देखो कि कहीं न कहीं एक डिफरेंट वॉइसेज़ सुनने को मिल रहे हैं, डिफरेंट लॉजिक सुनने को मिल रहा है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कैसे डिसाइड करेगी उन्हें क्या करना है। तो मारुति सुजुकी प्रोवाइड करती है 6 एयरबैग स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स सारे मॉडल्स में, नॉट जस्ट टॉप वेरिएंट्स। तो हमें डिफरेंशिएट नहीं करना है बिटवीन द लाइफ ऑफ रिचर कस्टमर एंड कस्टमर बाइंग नॉट सो एक्सपेंसिव कार। तो इनका कहना है कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं इंडिया में वो नहीं कर रही हैं, वो पैसे बचा रही है लोअर वेरिएंट्स पे और वो एयरबैग्स टॉप फ्यू वेरिएंट पे जा डालती हैं। तो आई शुड टेल यू दैट ये जो कार हैं जो एक्सपोर्ट हो रही हैं टू ओवर 100 कंट्रीज़ पूरी दुनिया में, डोंट टेल अस कि पूरी दुनिया जो है वो अनसेफ कार खरीद रही है, सिर्फ इंडिया ही सेफ कार खरीद रही है, ऐसा तो नहीं होगा, है ना? तो स्मॉल कार्स इनका कहना है कि एब्सोल्यूटली सेफ है, भले ही हम 909 किलो से अंदर की जो कार बना रहे हैं, हम इसमें 6 एयरबैग्स डाल रहे हैं। तो इस पॉइंट के अगेंस्ट मारुति का ये जवाब भी था, ठीक है? जो मैंने आपको बताया। तो लोग इग्नोर कर रहे हैं हाई नंबर ऑफ फैटालिटीज़ जो रिकॉर्ड हो रही हैं, वो उसमें हो रही है जैसे जो टू व्हीलर ड्राइव कर रहा है या ये सब कुछ कर रहा है और ये नैरेटिव्स हैं जो पुश किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, ऐसा रियल में नहीं है, जैसा सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू एक्सीडेंट्स स्पेसिफिकली छोटी गाड़ियों के साथ। तो ये चल रहा है हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो कॉन्फ्लिक्ट है अमंग्स डिफरेंट कंपनीज़ जो अलग-अलग टाइप की कैटेगरी की गाड़ियाँ बनाती हैं। बात करूँगा अगले आर्टिकल को, ये है हमारे इंडिया का मैक्रो डेटा। ये है नवंबर का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई। पीएमआई क्या होता है? इट्स परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का मतलब अगर आपको गेज करना है, आप डिबेट कर रहे हो कि नहीं हमारी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुई है, तो जाके मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देख सकते हो, सब कुछ देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप ये देखोगे सबसे पहले कि मैन्युफैक्चरिंग जो लेटेस्ट इंडिकेटर है, सबसे मैं बोलूँगा जहाँ जल्दी आपको डेटा मिल जाता है कि पीएमआई इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पीएमआई अगर 50 के ऊपर जा रहा है दैट मीन्स एक्सपेंशन हो रहा है। 50 के नीचे है मतलब कंट्रैक्शन। अब ये 9 मंथ के हाई पर आ चुका है लो पर आ चुका है ऑन यूएस टैरिफ वूज़। तो कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एक्टिविटी 9 मंथ के लो पे आ गई नवंबर में। क्योंकि यूएस के जो टैरिफ हैं वो ड्रैग डाउन कर रहे हैं हमारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स को। जीएसटी रेट कट कहीं न कहीं इसका इम्पैक्ट भी फेड हो रहा है। ये कहना है ये दिख रहा है एक प्राइवेट सर्वे में ऑन मंडे। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि कहीं न कहीं जीएसटी रेट कट का भी हमें जो इफ़ेक्ट था, वो फ़ीड होता हुआ नज़र आया क्योंकि एक्सपोर्ट्स में स्लो डाउन आया जो हम यूएस को करते थे। जो एचएसबीसी परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, ये गिर करके आ चुका है 56.6 फ्रॉम 59.2 इन अक्टूबर एंड अर्लियर फरवरी में भी अगर आप देखोगे तो हेड एंड मैन्युफैक्चरिंग था 56.3 पर। तो इनका कहना है कि इंडिया का जो फाइनल नवंबर का पीएमआई है, वो कन्फर्म कर रहा है कि यूएस टैरिफ की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्लो डाउन आया है। न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पीएमआई जो हैं ये भी 13 महीने के लिए ऊपर आ चुके हैं और बिज़नेस कॉन्फिडेंस जैसा इंडिकेट किया जा रहा है बाय एक्सपेक्टेशंस, यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल आया है बिज़नेस के कॉन्फिडेंस में और ये आया है नवंबर में। तो इंक्रीजिंग कंसर्न्स दिख रहे हैं लोगों के क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है अगले महीने हमारा ट्रेड डील साइन हो जाएगा। फिर हो रहा है अगले महीने हो जाएगा, तो ये कब तक वेट करना होगा? एक बार ट्रेड डील साइन हो जाए, एक बार टैरिफ घट करके वापस 14-15% पे आ जाए, तो फिर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मली ट्रैक पे आ जाएगा। तो फिगर अबव 50 मैंने बताया कि इसका मतलब होता है एक्सपेंशन एंड यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपटर्न आया सब्सटैंशियल किसमें ऑर्डर बुक वॉल्यूम्स में, जो इन्होंने कहा कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की वजह से हुआ है और पॉजिटिव डिमांड ट्रेंड्स की वजह से हुआ है और ग्रेटर क्लाइंट इंटरेस्ट की वजह से। जो ओवरऑल रेट ऑफ ग्रोथ है, ये ईज़ होकर आ चुका है 9 मंथ लो पर। हाउएवर जो रिपोर्ट्स हैं चैलेंजिंग मार्केट कंडीशंस की एंड डिले इन प्रोजेक्ट्स की, ये कहीं न कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स कर रही हैं। अब बात करते हैं सॉफ्टर राइज़ इन सेल्स की। जो सॉफ्टर राइज़ आया है सेल्स में, इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ग्रोथ है बाइंग वॉल्यूम्स का और जॉब क्रिएशन का, ये इसे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। इन्फ्लेशन रेट्स तो रिसीड हुए हैं, तो इनपुट कॉस्ट और सेलिंग चार्जेस जो हैं यहाँ पे ये भी बढ़ रहे हैं एट स्लोएस्ट रेट पिछले 9 से 8 महीनों में, व्हिच इज़ अ गुड न्यूज़। सो 1 साल पहले जब मैं न्यूज़पेपर की वीडियोज़ बनाता था, हम एक ही चीज़ डिस्कस करते थे, इंक्रीजिंग रॉ मटेरियल प्राइसेज़। पाम ऑयल इंक्रीज़ हो गया, कभी कुछ इंक्रीज़ हो गया, रॉ मटेरियल प्राइसेज़ बड़ा परेशान कर रहे थे। और 3-4 साल में अगर आप देखोगे तो हमारी एफएमसीजी कंपनीज़ भी बड़ी वर्स्ट परफॉर्मिंग रही हैं क्योंकि उनको भी एडजस्ट करना पड़ा अपने सारे सामान को, क्वांटिटी को, क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम बड़ी तेज़ी से बीच में बढ़ गए थे। अब इन्फ्लेशन काबू हो चुका है तो कहीं न कहीं यहाँ पे राहत मिल रही है कंपनीज़ को। जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक्सपैंड हुआ एट सॉफ्टेस्ट पेस। करंट 21 महीने के पीरियड में ऑफ अनइंटरप्टेड ग्रोथ एंड रिगार्डिंग आउटलुक की बात करें तो यहाँ पे कंपनीज़ कॉन्फिडेंट है कि आउटपुट बढ़ जाएगा अगले 1 सालों में। बात करूँगा अगले आर्टिकल की और ये है सीमेंट कंपनीज़ के बारे में। तो सीमेंट कंपनीज़ के बारे में बड़ी सिंपल कुछ बातें कही गई है। कई सारे लोगों ने सीमेंट कंपनीज़ में इन्वेस्ट भी किया होगा। आई होप सीमेंट स्टॉक्स कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में होंगे। तो उनके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा, जो प्रोजेक्शंस हैं सीमेंट इंडस्ट्री को लेकर के वो बड़ी मिक्स्ड आ रही है। प्राइस म्यूटेड है, सेम है। डिमांड में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया और शॉर्ट टर्म जो अपटिक आया है वो भी ऐसा दिख नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ रहने वाला है। जो सेकंड क्वार्टर रहा फाइनेंशियल ईयर 2026 का, ये गुड था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत सारे सीमेंट मेजर्स के लिए, क्योंकि बेस इफेक्ट
यहाँ पे चेंज हुआ। बेस इफ़ेक्ट मतलब आप कंपेयर कर रहे हो मुझे लेट्स से पिछले साल की ग्रोथ से। पिछले साल मेरी ग्रोथ अच्छी नहीं थी, तो ज़रा-सा भी ग्रो करूँगा तो बहुत बढ़िया ग्रोथ नज़र आएगी। लेकिन अगर 2 साल पहले की ग्रोथ से कंपेयर करोगे, जब मैं बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, तो वहाँ पे आपको कहीं न कहीं इस साल की ग्रोथ कम नज़र आएगी क्योंकि आपका जो बेस है वो चेंज हो गया, वो और बेस ही इतना बढ़ गया। तो नवंबर वीक रहा है एंड प्राइस रिकवरी जो है वो भी लगातार म्यूटेड लग रही है क्योंकि अग्रेसिव मार्केट शेयर स्ट्रैटेजीज़ लार्ज फर्म्स अप्लाई कर रही हैं और सप्लाई कर रही हैं अपने फुल कैपेसिटीज़ पे। तो सीमेंट इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ा हुआ है, मार्केट शेयर कैप्चर करने की कोशिश चल रही है, तो इसीलिए कम दाम पर बेच रहे हैं। कम दाम पर बेच रहे हैं तो प्राइसेज़ नहीं बढ़ पा रहे हैं इनके। तो ये इन्हें थोड़ा परेशान कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रूपी डेप्रिसिएशन से मार्जिन रिकवरी और कम हो जाएगी, प्रॉफिट मार्जिन और घटेंगे एंड डिमांड जो है ये भी म्यूटेड रहने वाला है क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्लो है। तो एवरेज अगर आप देखोगे तो पैन इंडिया प्राइसेज़ भी ₹3 पर 50 केजी बैग डाउन है नवंबर में एंड कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रही है हाइक को भी। तो डिमांड अच्छा रहेगा तब तो प्राइस भी बढ़ाई जाएगी। डिमांड भी इतना ज़्यादा नहीं है, सप्लाई उल्टा आप बढ़ा रहे हो और प्लस मार्जिन्स भी आप इसलिए नहीं कमा रहे हो। तो कहीं न कहीं यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री के लिए भी अगर आप देखोगे आगे जाकर भी तो ये इश्यू रहने वाला है। अम्बुजा ने रेज़ किया अपने FY 28 के कैपेसिटी टारगेट को फ्रॉम 140 मिलियन टन टू 155 मिलियन टन, जहाँ पे फ 5.6 मिलियन टन जो है वो शेड्यूल्ड होगा बाय FY 27। अल्ट्राटेक एंड इंडिया सीमेंट्स की अगर बात करें तो इन्होंने अनाउंस किया है कंबाइंड कैपेसिटी एडिशन ऑफ 25 मिलियन टन्स। तो यहाँ पे ये अल्ट्राटेक ऐड करने वाला है 22.8 एंड 15.68 मिलियन टन्स ऑफ क्लिंकर कैपेसिटी। तो कैपेसिटी एक्सपेंशन जो रहा है अमिस्ट वीक प्राइसिंग और वीक डिमांड ये अनयूजुअल है। लेकिन ऑब्वियसली सीमेंट प्लेयर्स जो हैं वो बेट कर रहे हैं कि आगे ग्रोथ आनी ही है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपकी कंपनियों को खुद बड़ा अच्छा लग रहा है। इवन दो अभी ना सप्लाई ज़्यादा है, प्राइसेज़ भी कम है, फिर भी कैपेसिटी बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं। क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्योंकि इन्हें खुद यकीन है कि आगे 1 साल 2 साल में डिमांड बहुत बढ़िया आनी है कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप करने वाला है। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लेकर के अगर आपको डाउट है तो आप ये देखिए कि ये जो सीमेंट कंपनीज़ हैं, ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आगे बहुत अच्छा करने वाले हैं, आगे बहुत अच्छा डिमांड आने वाला है कंस्ट्रक्शन में। सो ओवरऑल पूरे मैं कहूँगा आप इंडस्ट्री के बारे में यहाँ से चीज़ें डिराइव कर सकते हैं कि कैसा एक्सपेक्टेशंस रहेगा आगे ग्रोथ को लेकर के। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसे लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप रोज़ ऐसे वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।